अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज इंशाल्लाह हम एक नया एक्ट, एक नया कानून पढ़ने जा रहे हैं, उसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, जिसका नाम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार पेपर में से कोई 12-15 मार्क्स का आता है। अभी तक हमने मेजर पोर्शन अपना कवर कर लिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा एंड हो चुका है, जिसमें से तकरीबन आप समझ लें 50 मार्क्स तक का पेपर आता है, 50-55 का। देन हमने पार्टनरशिप एक्ट है उसको देख लिया है, इसमें से भी तकरीबन 15 मार्क्स तक का पेपर इजीली आता है। ठीक है, तो ये दो हमने चीज़ें देख ली हुई हैं। 12 चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं, टोटल 18 चैप्टर्स हैं, जिनमें से अभी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के हम दो पढ़ेंगे, चैप्टर 14 एंड 15। ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। इसके अलावा फिर 4 चैप्टर्स बच जाएंगे, तो इंशाल्लाह सिलेबस हम इख्तिताम की तरफ चीज़ें लेकर चल रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हमारा पास है, इसको हम आज स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं। इसमें से कुछ तो आपने रियल लाइफ में देखे भी होंगे, एक बेसिकली देखा होगा, उसके डिफरेंट टाइप्स। बाकी तो पुराने वक्तों की बात है, वो तो मैंने भी शायद अपनी लाइफ में नहीं देखे अभी तक। तो अभी तक नहीं देखे तो फिर जाहिर है, क्योंकि इतने पुराने या आइंदा भी मेरा नहीं ख्याल उसको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, निगोशिएबल का मतलब है यहाँ पे ट्रांसफरेबल, जो एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र किया जा सकता हो। ट्रांसफ़र से मुराद है यदि उसकी ओनरशिप, उसकी मिल्कियत, ठीक है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र की जा सकती हो, दैट इज़ कॉल्ड निगोशिएबल। मतलब है कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, अगर मैं उसकी ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ तो मतलब ट्रांसफरेबल है। मतलब अगर आप इसके ओनर बन गए तो आप भी बिल्कुल जायज़ ओनर होंगे, हकदार ओनर होंगे। ये नहीं कहा जाएगा कि जी आपने चोरी किया या कुछ किया है। आप प्रॉपर वैलिड वे में एक ओनर इसके बन सकते हैं या होल्डर बन सकते हैं। तो हम कहते हैं ये निगोशिएबल है, दिस इज़ ट्रांसफरेबल। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है? इंस्ट्रूमेंट से मुराद आसान अल्फाज में ये है कि आपने किसी बंदे को, वैसे तो इंस्ट्रूमेंट से मुराद कुछ भी हो सकता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट वर्ड का क्या मतलब लिया गया है? तो भाई यहाँ पर ये मतलब लिया गया है कि अगर आपने किसी शख्स को पैसे देने हैं, ठीक है, या किसी से पैसे लेने हैं, तो भाई वो पैसे देने या लेने के लिए जो वादा किया जाता है या कोई डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि हाँ भाई तुम इसको पैसे पे कर दो, वो जो रिसीवेबल पेएबल के लिए एक डॉक्यूमेंट जनरेट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह समझ वो आ जाएगी। अच्छा, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये 2 चैप्टर्स पे इसको किया गया है। पहले चैप्टर में वो इसका इंट्रोडक्शन देता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं, कौन कौन सी इनकी टाइप्स हैं। फिर जो सेकंड चैप्टर है उसमें वो चेक जो होते हैं, बैंक के चेक, ठीक है, वो क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और वाइडली यूज्ड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आप लोगों को पता है, उसका आइडिया है सारा। तो वो जो है जी, ये मैं एक जब चेक पे आएंगे तो मैं रियल चेक के थ्रू भी आप लोगों को बताऊंगा कि वो किस तरह से उस चीज़ों को देखना है आपने। तो उस पर हम डिटेल में चैप्टर, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 15, वो देख लेंगे। फ़िलहाल स्टार्ट में वो ओवरऑल इसकी बातें कर रहा होगा। ठीक है जी, तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको लेकर चलते हैं। सबसे पहले जो एक्ट के बारे में बता रहा है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 है। ठीक है, ये पूरे पाकिस्तान पर अप्लाई होता है। अब देखें यहाँ पर अभी तक हमने जो कवानीन पढ़े हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा 1872, ठीक है। फिर हमने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा 1932, वो भी मतलब पाकिस्तान बनने से पहले अभी तक लगा हुआ है। और अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ठीक है भाई, ये हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 1882 में जाके ये इफ़ेक्टिव हो गया था। 1 मार्च 1882 से अप्लाई हो गया पूरे पाकिस्तान। मतलब बेसिकली उसमें पाकिस्तान तो नहीं था, उसमें सब कॉन्टिनेंट था ना,
तो ये हो गया। अब ये देखें तीनों कवानीन प्री पार्टीशन है, पाकिस्तान बनने से पहले के हैं, पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले हैं, लेकिन तीनों ही कवानीन पाकिस्तान में भी अप्लाई हैं, इसी तरह एप्लीकेबल हैं अभी तक, और इंडिया में भी अभी तक एप्लीकेबल हैं। मतलब है कि इनको आप समझ लें कि रिप्लेस नहीं किया गया। दूसरी तरफ जैसे आप कैफ 7 में जाएंगे, कंपनी लॉ में जाएंगे, तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि जी सबसे पहले कंपनीज एक्ट 1913 आया था 1913 का, मतलब है कि अंग्रेज़ों ने बनाया, ठीक है। वो जाके चेंज हुआ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में जाके, मतलब पाकिस्तान तो ऑब्वियसली बन गया था ना, तो 84 में जाके इन्होंने सोचा कि यार चलो अब इसको चेंज कर लिया जाए, तो इन्होंने चेंज कर लिया उसको। वो फिर आगे चेंज हुआ दोबारा, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 में दोबारा चेंज किया गया। उसके बाद फिर 17 में दोबारा कंपनीज एक्ट 2017 के नाम से 2017 के साल में ये दोबारा से एक कंपनीज एक्ट पास हुआ। मतलब है कि इसने फिर पिछले जो थे कवानीन थे उनको रिप्लेस कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। अब इस वक्त जो चल रहा है वो कंपनीज एक्ट 2017 चल रहा है भाई, ठीक है। लेकिन ये जो कवानीन है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अभी तक रिप्लेस नहीं किया गया, अभी तक इसमें अमेंडमेंट्स तो आती हैं लेकिन पूरे का पूरा चेंज नहीं किया गया। इसी तरह पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, और इसी तरह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 भी है, ठीक है। ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये इनमें सेम ही चल रहा है, इन्होंने किसी ने इसको अपडेट नहीं किया हुआ। तो आप लोग माशाल्लाह आप थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया करें, अकल का भी इस्तेमाल किया करें। नेट आपके पास अवेलेबल है, अगर आप लोग अनसीन क्वेश्चंस देखना चाहते हैं या थोड़ा रिसर्च करना चाहते हैं इसके ऊपर, आप इंडियन क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, बांग्लादेशी क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, ठीक है। और उधर के जो लोग हैं वो जाहिर है इधर के भी देख सकते हैं, तो एक बेटर आइडिया हो जाता है कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो वो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है एक जब चीज़ सेम है हर जगह पे तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा जी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भाई, अब वो बताने लगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या। अगर इन सिंपल टर्म्स, निगोशिएबल मींस ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, डिलीवर करके ट्रांसफर हो गया अभी अगले बंदे के नाम पे। डिलीवर से मुराद क्या है कि भाई मेरे हाथ में मार्कर था, मैंने हाथ को पकड़ा दिया तो ये ट्रांसफर हो गया बाय डिलीवरी, डिलीवर करके, ठीक है। एंड इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच अ राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन। इंस्ट्रूमेंट से मुराद वो कहता है कोई डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप किसी बंदे के हक में कोई राइट क्रिएट करते हैं, ठीक है, कि वो उसको कोई हक देते हैं। तो जैसे हमने कहा कि आप उसको पैसे लेने का, पैसे देने का, ठीक है, ये हक वगैरह आप दे देते हैं उसको, तो वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। इसलिए उसने कहा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे मीन अ रिटन डॉक्यूमेंट ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, क्योंकि निगोशिएबल का मतलब था ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, और आपका इंस्ट्रूमेंट का मतलब था रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो राइट एक क्रिएट करता है। उसने कहा इसलिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इकट्ठा बोलना हो ना, तो हम ये कह सकते हैं कि यार ये एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है विच इज ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, ठीक है। अच्छा, ये ना दोनों चैप्टर्स बड़े ही गौर से आप लोगों ने समझने, ठीक है, क्योंकि इसमें नई नई टर्म्स आएंगी, कुछ नई चीज़ें आएंगी, कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो आपने बिल्कुल ही पहले कभी नहीं सुने हुए। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने टर्म्स तो बेशक कुछ न्यू सुनी है, लेकिन बड़ा लॉजिकल सी वो चीज़ें लग रही होती है ना, मैं समझ आ रही है, ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही है, रेवोकेशन हो रही है, फला फला, वो सारी चीज़ें हमें समझ आ रही होती हैं। यहाँ पार्टनरशिप एक्ट में भी हमें चीज़ें समझ आ रही थी, पार्टनर्स होते हैं, इसी तरह की चीज़ें होनी चाहिए, बड़ी लॉजिकल थी, ये भी लॉजिकल होंगी इंशाल्लाह। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल ही न्यू है आप लोगों के लिए, इसलिए थोड़ा सा ज़हन पे फोकस रख के चीज़ों में फिर आपने समझना है, ठीक है। अदरवाइज इसमें से 18 नंबर का पेपर आया था, कई बार बिल्कुल ही नहीं समझ आती कि क्या करना है, तो इसलिए भाई बड़े गौर से समझना इसको ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, डिलीवरी का मतलब क्या है? वो डिलीवरी आपको पता है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर। एक बंदे से दूसरे बंदे को जब पोजेशन चीज़ की का कब्जा, चीज़ का मतलब कि मेरे पास थी मार्कर, मैंने आपको दे दिया, तो भाई ये मेरे हाथ से चला गया है, अब आपके पास इसकी पोजेशन है। अब अच्छा, उसने वर्ड यूज़ किया एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव वर्ड हमने पहले भी सुना हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में। कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? क्वाज़ाए कॉन्ट्रैक्ट्स, जो असल में तो नहीं होते लेकिन वो रिजेंबल कर रहे होते हैं कि भाई ये असल में कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बना था, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं, इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वाले ही हैं, इसलिए उसके ऊपर पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगा दो, ऐसे ही वो कहते थे ना यहाँ पे।
अब इधर भी वो क्या कह रहा है, कहता है डिलीवरी जो मैं यहाँ पे मुराद ले रहा हूँ। अच्छा, अब आपने ना कानून के अंदर देखना होता है कि रेलेवेंट कानून इसकी डेफिनेशन क्या देता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे कंपनी की डेफिनेशन जो है ना, कंपनी की डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट 2017, उसमें डेफिनेशन दी हुई है लिमिटेड कंपनी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है। लेकिन जब हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ते हैं 2001, उसके अंदर और डेफिनेशन है उसकी। तो आपको ना देखना पड़ता है कि मेरा कानून क्या बोल रहा है। तो यहां पर अभी हम डिलीवरी पढ़ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर कानून क्या बोल रहा है कि भाई डिलीवरी से मैं मुराद मैं लूंगा अगर आपने पोजेशन दे दी है चीज की अगले बंदे को। अब चाहे वो एक्चुअल हो चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो, एक्चुअल तो असल में पकड़ा दी चीज, कंस्ट्रक्टिव ये भी हो सकती है भाई पड़ी मेरे पास हुई है तेरी, बात आई समझ, पड़ी मेरे पास हुई है, ये डॉक्यूमेंट पड़ा मेरे पास हुआ है तुम्हारा ही, कंस्ट्रक्टिव तो है ना भाई। अब वो डॉक्यूमेंट क्योंकि आपने उसके नाम पे कर दिया हुआ है, अब चाहे वो आपके पास पड़ा हुआ है, आपने उस तरीके से उसको डिलीवर नहीं किया, एक्चुअल वाला तो नहीं किया, लेकिन भाई कर तो दिया है ना फिर भी डिलीवर, अब आपके काम को तो नहीं है वो, बात आ रही है समझ। तो इसलिए उसने एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव कह दिया। खैर इतनी बारीकी में वो तो नहीं जान लेगा पेपर में, बस ये आपको पता होना चाहिए था। अब आ गई डेफिनेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कहते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रोमिसरी नोट, ठीक है, अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, तीन चीजें वो कहता है कि भाई मैं उनको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझ। तो आगे वो बताएगा भाई कि वो क्या करें तो निगोशिएबल बने। क्या हर दुनिया का चेक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? नहीं। क्या दुनिया का हर प्रोमिसरी नोट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? नहीं। क्या दुनिया का हर बिल ऑफ एक्सचेंज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? नहीं। अब आपको क्वेश्चन होगा कि होते क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट? चेक करो, चलो सुना हुआ है तो ऑब्वियसली पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी फिलहाल डेफिनेशन की हद तक बात करेंगे। तो भाई उसने कहा कि मैं ऐसे प्रोमिसरी नोट, ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसे चेक को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलूंगा जो क्या करेगा। A negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange or check payable either to order or to bearer. Payable either to order or to bearer. अच्छा, ऑर्डर से मुराद यहाँ पे डिटेल में भी आगे देख लेना। पेएबल टू ऑर्डर से मुराद है कि यार फलां बंदे को पे करो, बंदे का नाम लिखते हैं, अली को पे करो, शहबाज को पे करो, अजमल को पे करो, दिस इज पेएबल टू ऑर्डर। चेक कभी देखा है आप लोगों ने? चेक आप देखें ना, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट को फिलहाल छोड़ें, चेक तो देखा ही हो ना, क्योंकि चेक भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चेक में ऊपर वो आपका आ जाता है सारा अकाउंट नंबर वगैरह, डिटेल, डेट शेट आ जाती है, लिखा होता है पे, आगे जगह छोड़ी होती है, और आगे क्या लिखा होता है। अगर आप लोगों के पास चेक मौजूद हैं तो प्लीज़ वो ज़रा खोल के देखें, ये अभी आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का। मैं भी आपको दिखाऊंगा, अभी मैं चेक बुक नहीं है मेरे पास इस वक्त। वहां पर लिखा होता है ये पे, ये जगह छोड़ी होगी, आगे लिखा होगा और बियरर, पे और बियरर। पे का मतलब क्या है, इस बंदे को पे करें, फॉर एग्जाम्पल अली रजा, पे मिस्टर तो नहीं, इसमें आप सिंपल उसका नेम लिख देते हो बंदे का, कोई और नाम लिख लें, हुसैन अहमद और बियरर, ठीक है। ये जो हम कह रहे हैं ना पे, इस बंदे को पे करो, दिस इज ऑर्डर। ये अली रजा हुसैन अहमद क्या है, ये ऑर्डर है। इसको कहा जाता है पेएबल टू ऑर्डर, जिसका मैं हुक्म दे रहा हूं, जिसका मैं नाम लिख रहा हूं, उस बंदे को पे किया जाए। जबकि जो आगे लिखा होता है ना, या उसने कहा कि पेएबल आइदर टू ऑर्डर या बियरर, या बियरर को भी पे किया जा सकता है। बियरर से मुराद क्या होता है यार, जो भी बंदा इसको बियर कर रहा है, जो भी बंदे के हाथ में है, जो भी बंदा इसको होल्ड कर रहा है, उसको पे कर दो। ठीक है भाई, गल आई समझ नहीं? जिस भी शख्स के पास ये चेक है, नाम नहीं मैं बता रहा किसको करना है, जिस किसी के भी पास है ना चेक, इसको हम आमतौर पे ओपन चेक भी बोल देते हैं, कैश चेक भी बोल देते हैं। आमतौर पे जब ये वाला देना हो ना, तो ये खाली भी ये जगह छोड़ी जा सकती है, या यहाँ पे कैश लिख दिया जाता है, पे कैश टू
बियरर, ठीक है, बियरर को पे करें। बियरर से मुराद सिंपल क्या है, जिस बंदे के हाथ में चेक है, बस चेक आपने एक लिख कर दिया, कोई नाम नहीं लिखा हुआ था, कहीं गिर गया, किसी सड़क पे चलते हुए बंदे ने उठाया, साइन शाइन, उसने कहा वाह यार लॉटरी लगी 50,000 रुपये, बैंक में जाएगा, बैंक उससे कुछ भी नहीं पूछेगा, बैंक ने सिंपल कहना हाँ भाई चलो बियरर चेक कर सही है, 50,000 रुपये दो, उसको जान छुड़ाओ। भाई बात आई समझ। लेकिन अगर आपने नाम लिखा होगा बंदे का, तो बैंक सिर्फ अली रजा को ही देगा। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन होंगे सर अली रजा कोई भी हो सकता है, ये मसाइल हैं, ये चैप्टर 2 में पढ़े, ये जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना उसमें पढ़ेंगे कि फिर आप किस तरह सिक्योर करते हो कि वही वाले अली रजा को, वही वाले हुसैन को, वही वाले अजमल को, उसी पर्सन को ही मिले, ये आप किस तरह इंश्योर करते हैं, ये हम देख लेंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि इन नाम वालों को अगर मिलना है ना तो फिर ये ऑर्डर है, और अगर आप खाली ये छोड़ दें या सीधा लिख दें पेएबल टू बियरर कि भाई जिस बंदे के भी पास है ना ये वाला चेक, उसको पैसे पे कर दो, दैट इज कॉल्ड पेएबल टू बियरर, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोमिसरी नोट भी ये वाला हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी बियरर हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, और चेक भी हो सकता है। एग्जाम्पल आपको मैंने चेक की इसलिए दी क्योंकि आप लोगों ने चेक देखे हुए हैं। अब दोबारा पढ़ें, कहते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रोमिसरी नोट, कोई भी प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर, ये उसकी डेफिनेशन होगी पूरी। एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज, एक ऐसा प्रोमिसरी नोट, एक ऐसा चेक जो या तो ऑर्डर को पेएबल हो या किसी भी बियरर को पेएबल हो, तो भाई मैं उसको क्या बोलूँगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलूँगा। अब आगे वो कहता है कि जी above definition reveals that when a promissory note, bill of exchange, check is issued, it can be termed as negotiable instrument। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमने negotiable instrument दिया है, तो इसकी 3 टाइप्स होगी हमारे पास negotiable instrument की। कौन कौन सी भाई, promissory note, bill of exchange एंड check, ये 3 तरह के negotiable instruments होते हैं। अच्छा, अब आगे वो कह रहे थे टर्म इशू, इशू का मतलब क्या है, कहता वो ज़रा मतलब समझ लें क्योंकि आगे जाके आपको मैं एक मसाइल पैदा करूँगा थोड़े से इसमें। इशू करना, जारी करना, इसका मतलब क्या है। इशू मीन्स द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब आगे वो लिख रहा है प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, तो अगर मैं इसकी जगह पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी वर्ड बोल दूँ तो सही है ना, क्योंकि तीनों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही हैं। वो कह रहे हैं जो हम कहते हैं ना इशू वर्ड हम यूज़ करेंगे, यार उसने इशू किया, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहली बार जब वो किया गया था ना उसको मैं इशू बोलूँगा। जब सबसे पहली बार चेक बना के दिया जाएगा, जिंदगी में पहली बार अभी चेक बना है और किसी बंदे को दिया है, दैट इज कॉल्ड द इशू। जिंदगी में पहली बार प्रोमिसरी नोट बना है और किसी बंदे को दिया है, इशू है। जिंदगी में पहली बार बिल ऑफ एक्सचेंज बना है और किसी बंदे को दिया है, इशू है। अब इशू को अलग से क्यों पढ़ा है, क्यों पढ़ा है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या सिर्फ इशू होके ही उसी को बोला जाता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? बात है दोबारा सुने, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या सिर्फ इशू करके ही निगोशिएबल बनता है? नहीं सर, हमने ऊपर निगोशिएबल का मतलब क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा ट्रांसफरेबल, जो एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो सके। तो अगर हम लिमिट कर दें इस डेफिनेशन को सिर्फ इशू की हद तक, वो तो गलत होगी ना बात। फिर ऊपर हम क्या करें, यार मेरे पास आया है चेक, मैं आगे ट्रांसफर कर सकता हूं, निगोशिएबल है। मेरे पास प्रोमिसरी नोट है, मैं आगे ट्रांसफर कर सकता हूं, वो आगे ट्रांसफर कर सकता है, वो आगे कर सकता है, वो आगे कर सकता है, वो आगे कर सकता है, करता है, करता 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 100 बंदों को ट्रांसफर करो, 200 बंदों को ट्रांसफर करो, देयर इज नो लिमिट टू इट। बात आ रही है भाई समझ? इसका मतलब है कि ट्रांसफर जो है ना वो 2 तरह का फिर होगा, ठीक है। ट्रांसफर कितनी तरह का होगा? 2 तरह का। एक होगा फर्स्ट एवर ट्रांसफर, फर्स्ट एवर, इसको क्या बोला जाता है? इशू। फर्स्ट एवर हुआ ना, मैंने लिखकर आपको दिया, मेरे से आपको ट्रांसफर हो गया, लो पहला हो गया। पहला जिंदगी में जब भी ट्रांसफर होगा ना वो वाला इंस्ट्रूमेंट, दैट विल बी कॉल्ड द इशू ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। गल बड़े गौर ने समझनी है, ठीक है। जिंदगी में पहली बार तो कभी ना कभी तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर होगा ही ना, जाहिर है। जब आप इशू करके अगले बंदे को दोगे, चेक दिया है मैंने आपको बना के, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है आपको, प्रोमिसरी नोट दिया है, तो भाई मेरे से आपके पास आई है ना चीज। हाँ, हो सकता है कि आप ही पैसे निकलवा लें, जिंदगी उसकी खत्म हो जाए उधर ही। मैंने आपको चेक दिया, बैंक गए, आपने पैसे निकलवा लिए, खत्म होगी कहानी।
तो ऐसे में क्या होगा, ये फर्स्ट एवर के बाद ही समाप्त काम हो गया। लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 हमें अलाउ करता है कि भाई मुझे दिया गया है चेक, फर्स्ट आपने चेक इशू किया है, मुझे दिया, फर्स्ट एवर ट्रांसफर हो गया है, मैं चाहूं तो बैंक से जाके निकलवा लूं, मैं चाहूं तो इसी चेक को आगे किसी बंदे के नाम पे ट्रांसफर कर दूं, मैं चाहूं तो इस चेक को आगे किसी बंदे के नाम पे ट्रांसफर कर दूं। जरा चेक खोलें, आपके पास पड़ा हुआ, बैक साइड पे उसकी जाएं, वहां पे आपको डब्बे नजर आएंगे, लिखा होगा इंडोर्समेंट। ये आगे जाके पढ़ लेंगे इंडोर्समेंट क्या है। फिलहाल ये है, इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना किसी और पर्सन को। बात बड़े गौर से समझनी है। आपने भाई दिया मुझे चेक, ठीक है, फर्स्ट एवर इशू हो गया, ये भी ट्रांसफर कहलाता है। मैं गया बैंक में, मैंने पैसे निकलवाए, खत्म होगी उसकी जिंदगी चेक की, खलास। दूसरी एग्जांपल, आपने दिया मुझे चेक, मैंने आगे किसी बंदे के पैसे देने थे, मैंने उसके नाम पर ट्रांसफर कर दिया, मैंने कहा पैसे नहीं है, ये चेक ही पकड़ के ले जाओ तुम। कारोबार में ऐसे होता है, लोग कहते हैं भाई पहले मैं इसको चेक को निकलवाऊं फिर उसको पैसे दूं। बेहतर नहीं है कि इधर से आए हैं चेक की सीधा आगे भेज दो, या बिल ऑफ एक्सचेंज आया सीधा सीधा आगे भेज दो, प्रोमिसरी नोट आया सीधा ही आगे भेज दो। मैंने आगे भेज दिया, उस बंदे ने भी आगे लेट से किसी के देने थे। पहले तो ये देखे ना, आपने मुझे किया फर्स्ट एवर इशू, मैंने आगे आपको कर दिया किसी और बंदे को, उसने आगे करना है नहीं, वो उसने कैश निकलवा लिया, अच्छी बात है, या उसने भी आगे कहीं ट्रांसफर कर दिया, उसने भी कर दिया, कर सकते हैं आप। तो इसका मतलब एक आपका फर्स्ट एवर ट्रांसफर होगा और कुछ होंगे सब्सिक्वेंट ट्रांसफर। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या है, बाद वाले, मतलब जो बाद में ट्रांसफर हो रहे हैं। सब्सिक्वेंट वो इम्पॉसिबिलिटी पड़ी थी ना, बाद में जो इम्पॉसिबल हो जाता है, तो इस तरह बाद में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर का आम वर्ड मतलब हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो भाई ट्रांसफर दो तरह का, जो भी फर्स्ट एवर होगा ना उसको इशू बोला जाएगा, ये उसने इशू किया है डॉक्यूमेंट, इशू करके अगले बंदे को दिया है ना, तो है तो ट्रांसफर ही, ठीक है। तो ये ट्रांसफर का मतलब, क्योंकि निगोशिएट करना भी है यहाँ पर कानून की लैंग्वेज में, तो मतलब है कि फिर दो तरह से निगोशिएशन होती है इसमें इंस्ट्रूमेंट की, एक फर्स्ट एवर और एक बाद में जितनी भी हो रही हैं वो सब्सिक्वेंट होती हैं। बात ज़रा समझ रहे हैं आप, निगोशिएबल की तरफ थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है, अभी आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली सारा होगा, अभी कंप्लीट तो नहीं होगा। मतलब बस इसका ये है कि भाई अगर एक पर्सन के पास ये प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक है, तो कानून कहता है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि उसी बंदे ने पैसे निकलवाने हैं, उसी बंदे ने पैसे लेने हैं, वो आगे भी भेज सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है अगले बंदे को, निगोशिएट कर सकता है। इसीलिए तो कहता है, मैं इसको निगोशिएबल कहता हूँ कि काबिले ट्रांसफ़र है, काबिले क्या कह सकते हैं, इंतकाल, वॉट एवर उर्दू में आपने बोलना है। तो कहते हैं निगोशिएबल है भाई, ये निगोशिएट हो सकता है, ट्रांसफरेबल है ये, ठीक है, बात आ रही है समझ। तो इसलिए अब उसने इशू की आपको डेफिनेशन बताया, कहता है इशू मीन्स द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक कंप्लीट इन फॉर्म टू अ पर्सन हु टेक्स इट एज अ होल्डर, मतलब उस बंदे, अगले बंदे को, होल्डर को, जो उसको होल्ड कर रहा है उसको होल्डर बोला जाता है, ठीक है, दे दिया जाता है। भाई आइए, कोई समझ या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ रहे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखें अभी तक हमने एग्जैक्टली नहीं बता कि प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, चेक का हमें थोड़ा बहुत पता है, ठीक है, लेकिन हमें यह पता लग गया कि ये तीनों टाइप्स हैं। किसकी टाइप्स हैं? बिल ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है, कि ये तीनों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। अब ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना तीनों, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अभी हम थोड़ा पढ़ते हैं कि वो क्या है। जैसे उसने कहा जी, सबसे पहले आइदर पेएबल टू ऑर्डर और बियरर, के दोनों में से किसी को पेएबल हो सकता है, ठीक है। जैसे उसने कहा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आइदर भी पेएबल टू ऑर्डर और टू द बियरर, यही वाला, ये ऑर्डर है, अगर नाम लिख दो, ठीक है, नहीं लिखा हुआ, या ये आपने सीधा ही लिख दिया पेएबल टू बियरर, तो फिर भी वो बियरर हो जाएगा, ठीक है। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज पेएबल टू ऑर्डर कब होगा? विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, अगर आपने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि उस बंदे को दो, पे अली रजा, पे हुसैन, पे अहमद, पे फलां 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 फलां, सही है। अगर आप ये इस तरह से लिख रहे हो, नाम लिख के कह रहे हो, तो फिर तो है ही ऑर्डर,
इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। उसने कहा कि जी पेएबल टू ऑर्डर विच इज एक्सप्रेस्ड टू बी सो पेएबल, जो इस तरह से पेएबल होना को एक्सप्रेस किया गया हो, और विच इज एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन। नाम भी लिख सकते हैं या आप ये भी लिख सकते हैं पेएबल टू ऑर्डर, ठीक है, कि यार ये बंदा है, या उसका डेजिग्नेशन आप लिख सकते हैं, इस पर्सन को आपने चेयरमैन को देना है, डायरेक्टर वापडा को देना है, फलां फलां, मतलब इस तरह भी आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड डज नॉट कंटेन वर्ड्स prohibiting transfer or indicating an intention that it shall not be transferable is called payable to order। ये बहुत बड़ी उसने कर दी है। बड़े गौर से तहम्मुल से समझने में कोई जल्दी नहीं है भाई, हम अल्हम्दुलिल्लाह सिलेबस काफ़ी हमारा कवर्ड है, जल्दी कोई नहीं है, चीज़ें समझ समझ के चलनी है, जितना भी टाइम लगेगा लगाएंगे हम इस पर। उसने डेफिनेशन में बात की, उसने कहा कि जी पेएबल टू ऑर्डर मैं किसको कहता हूँ। उसने कहा यार जिसका लिखा हो पेएबल टू ऑर्डर, यार इसमें बंदे का नाम लिख दिया हो तो मैं समझूंगा कि पेएबल टू ऑर्डर है ये। लेकिन साथ ही उसने एक और बात की, कहता इसके ऊपर, इसकी ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर, इसकी निगोशिएशन के ऊपर कोई कदगन ना लगाई हो, कोई प्रोहिबिशन ना लगाई हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाई हो कि ये आगे ट्रांसफर नहीं हो सकता। बात आई समझ। यहां से फिर एक चीज निकलती है, जरा गौर से तहम्मुल से सुने, क्या चीज निकल रही है। यहां से ये चीज निकल रही है कि भाई आप, इसका मतलब है कि ये जो चेक वगैरह हैं इनको प्रोहिबिट भी कर सकते हो। अगर तो कर ही ना सकते होते तो वो लिखता क्यों यहां पे, जरा गौर से समझे बात। उसने बोला क्या गया, उसने कहा यार एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज, एक ऐसा प्रोमिसरी नोट, एक ऐसा चेक, उसको मैं कब समझूंगा कि पेएबल टू ऑर्डर है, जब उस पर लिखा हो पेएबल टू ऑर्डर या पे टू फ्लां पर्सन ये लिखा हो, तो मैं उसको समझ लूंगा पेएबल टू ऑर्डर। लेकिन साथ ही वो कहता अगर आप चाहते हो कि इसको मैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी समझूं, तो भाई फिर इसके ऊपर आपने कोई कदगन नहीं लगानी, कोई प्रोहिबिशन नहीं लगानी ट्रांसफर के ऊपर। मतलब है कि इट मस्ट बी इजी टू ट्रांसफर, अदरवाइज इट इज नॉट अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो यहां से फिर माइंड में हमारे एक सवाल आता है, हमारे जहनों को हमने थोड़ा सा खोला है। सवाल ये आया कि यार इसका मतलब है कि रिस्ट्रिक्शन लगती होगी तो वो यहाँ पे स्पेसिफिकली बता रहा है, वरना हमें तो लग रहा था कि हर बिल ऑफ एक्सचेंज, हर प्रोमिसरी नोट, हर चेक निगोशिएबल होता है। तो ये इसने क्या बात कर दी है। तो सर उसने बिल्कुल सही बात की है, ठीक है, उसने बिल्कुल सही बात की है। एक सिचुएशन है, एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं जो आगे हम पढ़ेंगे भी। एक सिचुएशन है जिसमें होगा चेक ही चेक होगा वो। इसका मकसद जरा समझे, हर चेक को निगोशिएबल नहीं कहना भाई, हर चेक को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहना आपने। एग्जाम्पल ले लें, वो होगा पेएबल टू ऑर्डर लेकिन वो निगोशिएबल नहीं होगा। एक चेक है, आपने उसको लिखा है कि जी पे अली रजा। आपने शायद कभी ये देखा हो, आपको अगर किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई चेक वगैरह रिसीव हुआ हो किसी भी मद में, स्कॉलरशिप्स या व्हाटएवर, तो या आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, वालिद साहब से पूछ सकते हैं, उन्होंने कभी कोई चेक आया हो किसी पार्टी वगैरह की तरफ से। ये चेक है ना, ये वैसे आगे डिटेल में पढ़ना है, अभी ना भी समझ आए तो खैर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चीज़ें साथ साथ हमारी बिल्ड होती रहे। ये भाई चेक इसी तरह लिखा होगा, यही सारा कुछ है, लेकिन यहाँ पर ना ऊपर कोने में करके यहाँ पे वो दो लाइनें लगाई होंगी इस तरह की, और बीच में एक लिखा होगा अकाउंट, पूरा अकाउंट भी लिख सकते हैं, एसी भी लिख सकते हैं, पेई ओनली। पेई का मतलब क्या होता है, पेई जिसको पे करने हैं। पेयर से मुराद क्या होता है, पेयर वैसे वर्ड है नहीं कानून का, लेकिन सिर्फ हम इसको समझाने के लिए, पेयर है जो पे कर रहा है, और पेई क्या है, जिसको पे करने। बात आ रही समझ, ट्रेनर जो ट्रेन कर रहा है, ट्रेनी जिसको ट्रेन किया जाएगा, तो जिसको पे किया जाना है पैसा वो पेई है। इसका मतलब ये बंदा, इसको पे, हमने कहा ना पे अली रजा, पे हुसैन, तो ये लोग कौन है, दे आर पेई।
ये पेई हैं जिनको पैसे पे करने हैं। तो चेक की इसको हम क्रॉसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस करना, लाइनें मार के इसको क्रॉसिंग बोलते हैं। अगर भाई हम ये अकाउंट पेई ओनली वाली क्रॉसिंग कर देना, इसका मतलब क्या है कि भाई सिर्फ इस बंदे को पे करना है, सिर्फ इस बंदे को पे करना है, सिर्फ इस बंदे को पे करना है और किसी को पे नहीं करना। इसका मतलब है कि ये बंदा आगे इस चेक को ट्रांसफर नहीं कर सकता, किसी और के नाम पे नहीं कर सकता। वैसे तो हमने कहा ना कि आपने मुझे चेक इशू किया, मैंने आगे किसी के पैसे देने थे, मैंने उसको कर दिया, उसने भी देने थे, वो आगे आगे चलता जा रहा है सिलसिला, कोई मसला नहीं है, निगोशिएबल है। लेकिन अगर आप अपने चेक के ऊपर ये टर्म लिख दो लाइनें मार के, अकाउंट पे ही ओनली, अब इसका क्या मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इस शख्स को पे किया जा सकता है। आगे जाके पढ़ेंगे अगर सिर्फ 2 लाइनें भी हो ना, मतलब लाइनों का मतलब कुछ और है, फिर आगे ऐड हो गया मजीद रिस्ट्रिक्शन लगी लाइनों का। फिलहाल ये मतलब समझ, इसको क्रॉसिंग बोलते हैं। क्रॉसिंग का मतलब होता है इस बंदे को कैश नहीं देना, आपने ओवर द काउंटर कैश पेमेंट नहीं होगी, इसके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे भेजो, ट्रांसफर कर दो। आप बैंक को क्या कहते हो? अगर इस बंदे के बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर करो, अगर सिंपल लाइनें भी लगी हुई हैं, लेकिन यहां अगर सिंपल लाइनें लगी हो ना, वो ट्रांसफर हो जाता है फिर भी आगे बंदे को। यहां पर आपने बीच में लिख दिया अकाउंट पे ही ओनली, कि भाईजान एक तो आपने इसके अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं और सिर्फ इसके अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। आगे मैं इसको निगोशिएट करने की आपको इजाजत नहीं दे रहा। वो गल को यही है, पल्ले पे ही है कि नहीं? अब इसलिए बात दोबारा समझें। उसने कहा कि मैं कब पेएबल टू ऑर्डर समझूंगा? जब आप किसी बंदे का नाम लिख दें या लिख दें पेएबल टू ऑर्डर, लेकिन उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगी हो। अगर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो भाई फिर वो निगोशिएबल नहीं है। अच्छा, फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई क्या वो चेक वैलिड भी है या नहीं है? आ सकता है ना सवाल कि क्या फिर ऐसा चेक जो आगे ट्रांसफर ही नहीं किया जा सकता वो वैलिड भी है या नहीं है? तो सर देखो, चेक के वैलिड होने में कोई मसला नहीं है, निगोशिएबल नहीं है वो, बस उसके ऊपर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 नहीं लगेगा। लेकिन भाई चेक तो प्रॉपर है, ठीक है। बैंकिंग का जो ऑर्डिनेंस है, स्टेट बैंक का जो एक्ट है 1956, वो भी पूरा का पूरा लगेगा। उसके मुताबिक बिल्कुल वैलिड चेक है, ज़बरदस्त चेक है, बेहतरीन चेक है। हाँ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो नहीं रहा। अब ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी होना है। मतलब आप पाकिस्तानी हो, ठीक है, तो आपने पंजाबी भी होना है या सिंधी भी होना है, वो तो नेक्स्ट स्टेप है ना चीज़ का। बात समझे? चेक बन गया है, चेक वैलिड है, निगोशिएबल है या नहीं है, इससे उसके चेक होने पे कोई एतराज़ नहीं हो रहा। वो गल आ रही है समझ? उसके चेक होने पे, उसके चेक होने की हैसियत पर कोई एतराज़ नहीं उठाया जा रहा। भाई बेहतरीन चेक है, मिलेंगे पैसे, अगर वो बाकी लवाजमात उसके चेक वाले पूरे हैं। ऑब्वियसली सिर्फ निगोशिएबल ना होने की वजह से उसके ऊपर नॉट इवन 0.01% उस पर कोई उठेगा कोई एतराज़, ठीक है। बेहतरीन चेक है। बात सिर्फ ये हो रही है कि फिर वो निगोशिएबल नहीं रहेगा। हम तो निगोशिएबल वाले पढ़ रहे हैं, बात आई समझ? तो भाई ज़रा दोबारा ये सुन लीजिएगा दोबारा तसल्ली के साथ। उसने कहा ये प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक इज पेएबल टू ऑर्डर विच इज एक्सपेक्ट टू बी सो पेएबल और विच इज एक्सपेक्ट टू बी पेएबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन एंड डज नॉट कंटेन वर्ड्स प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर और इंडिकेटिंग एन इंटेंशन दैट इट शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल। ऐसा उस पर ना तो कोई वर्ड्स लिखे हुए हैं जिससे लगे कि ट्रांसफरेबल नहीं है, ना ही कोई ऐसी इंटेंशन शो हो रही है कि ये ट्रांसफरेबल नहीं है। ये इंटेंशन है ना, अकाउंट पे ही ओनली, भाई सिर्फ इसको देना है। उसने ये नहीं कहा हुआ कि ट्रांसफर नहीं हो सकता, लेकिन उसने इंटेंशन शो कर दी है। दूसरा ये भी हो सकता है नॉट निगोशिएबल, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई ये ऐसी कोई हरकत अगर नहीं हुई तो फिर ऐसे को मैं पेएबल टू ऑर्डर समझूंगा जो कि निगोशिएबल भी है। एक निगोशिएबल पेएबल टू ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा ये प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक। आगे बात समझ। अब ये जो लिखा हुआ ना वर्ड्स प्रोहिबिटिंग, इसके ऊपर आप एरो लगा के एक लाइन लिख लें क्योंकि आगे जाके पढ़नी है तो रेफरेंस के तौर पे काम आएगी। उसने लिखा ना डज नॉट कंटेन वर्ड्स प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर इंडिकेटेड। फॉर एग्जांपल लिख लो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल कहाँ पर लिखे होते हैं? यही वाला, इन क्रॉस चेक हैविंग अकाउंट पे ओनली क्रॉसिंग, ये एग्जांपल है उसकी।
यहाँ पर प्रोहिबिट किया जा रहा है वर्ड से या इंटेंशन से, ठीक है, कि इसको आप निगोशिएट नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे लिख लें फॉर एग्जांपल अकाउंट पे ओनली क्रॉसिंग, ये उसकी एग्जांपल है, ठीक है, कि ये निगोशिएट नहीं हो सकता आगे। तो इस अब आप साथ एक लाइन लिख लो, और सच चेक्स या सच इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टिल अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बस भाई कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट ही है ना, ये भी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, भाई पे उसको करो, बैंक को कह रहा हूँ मैं। प्रोमिसरी ऑर्डर बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी ऑर्डर प्रॉमिस करना होता है मैं आपको पैसे दूंगा, तो कॉन्ट्रैक्ट ही है ना भाई, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया। बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है यार चलो इसको पैसे पे कर दो, ठीक है, तो है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप पे नहीं करेंगे आप पे केस हो जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि नहीं 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 ये तो निगोशिएबल। भाई निगोशिएबल एक और चीज़ है, निगोशिएबल का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं, इससे ज़्यादा उसको कोई मकसद नहीं, ठीक है। लेकिन आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो ना, आपने एक बंदे से वादा किया है पैसे देने का, तो वो अगर आप नहीं देते तो भाई ठीक बात आ रही है समझ। तो आप इसके साथ ये लिख लें कि मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये ना समझ लेना अगर चीज़ निगोशिएबल नहीं है तो चीज़ की को वैसे फायर मार दो उसको कि भाई तो निगोशिएबल नहीं है तो फारिग है। सर वो चीज़ अपने असल स्टेटस में बिल्कुल वैलिड है, निगोशिएबल नहीं है, बस ट्रांसफ़र नहीं होनी, हर चीज़ थोड़ी ट्रांसफ़र करनी है आपने। आ रही है बात समझ। एग्जाम्पल देखें, द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर इंडिकेटिंग दैट द इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू ऑर्डर। जैसे उसने लिखा पे आजम, आजम को पे करो, या लिख दिया पे आजम और ऑर्डर, आजम को या ऑर्डर को, मतलब जिसका आजम कहे उसको पे कर दो। फिर उसने कहा पे आजम और बाबर, दो बंदों के भी नाम हो सकते हैं, इनमें से किसी को पे करो, ठीक है। आगे एक दो और लिख लें, पे आजम एंड बाबर, इन दोनों को पे करो, ठीक है। या आप एक सिंपल लिख सकते पे टू ऑर्डर ऑफ आजम, आजम के ऑर्डर को, जिसको आजम कहेगा उसको पे करो। बात है ये समझ। तो ये इस तरह की ये सारे ऑर्डर ही हैं, मतलब बेसिकली जहां पर बंदा थोड़ा स्पेसिफाई हो रहा हो कि उस बंदे को देने आपने, ओपन ना छोड़ा जाए, दैट इज कॉल्ड पेएबल टू ऑर्डर, ठीक है। अब नीचे बात आ गई है बेरर वाली, बेरर समझे जरा। अब प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, मतलब कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इज पेएबल टू बेरर विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, मतलब आपने लिख दिया पेएबल टू बेरर, तो फिर तो भाई वही है ना, आपने सीधा सीधा लिख दिया पे टू बेरर, ठीक है। यहाँ पे आपने लाइन मार दी कि भाई कोई नाम शाम में नहीं लिख रहा, तो ये है। या उसने कहा अगली बार बड़ी बड़ी अहम है, बहुत अहम है, जरा गौर के साथ समझनी है आपने, गौर करोगे तो समझ आनी वरना नहीं आनी। वो कहते हैं प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक इज पेएबल टू बेरर विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, ये तो समझ आती है। या और ऑन विच द ओनली और लास्ट इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, जैसे चेक की बैक साइड पे लिखा होता है इंडोर्समेंट, उसका मतलब होता है ट्रांसफर करने के लिए साइन कर देना, यार मैं इस बंदे को दे रहा हूँ, ठीक है, इसको इंडोर्समेंट कहते हैं। आपने क्योंकि ट्रांसफर आपने करना है, ट्रांसफर करने का तरीका क्या होता है, इंडोर्समेंट होता है कि आप उस पर साइन कर देते हो कि हाँ यार मैं इस पर अपने साइन करके फलां बंदे को दे रहा हूँ। वो कहता है अगर आप फलां बंदे का नाम ना लिखो, ओपन छोड़ दो, इसको क्या कर दो, ओपन छोड़ दो, और ये लास्ट इंडोर्समेंट हो, लास्ट का मतलब क्या है कि इसके बाद इंडोर्स नहीं हो रहा, अब इसके बाद सिर्फ पे ही होना है ये, तो फिर भी मैं क्या समझूंगा, ये पेएबल टू बेरर था। मतलब हो सकता है जब ये स्टार्ट हुआ था, जब ये इशू हुआ था, तो ये ऑर्डर था, आपने लिखा था पे टू आजम, ये लिखा हुआ था, आजम ने आगे भी लेट से किसी बंदे के नाम पे कर दिया, उसने इंडोर्स किया, मुझे साइन किया और लिख दिया पे टू बाबर, बाबर ने भी लेट से आगे किसी को बंदे को ही कर दिया, मैं थोड़ा इसको मजीद वो आपको क्लैरिटी हो जाए चीज़ की, बाबर ने भी लिख दिया ये पे टू शादाब, ठीक है, उसने भी इंडोर्स करके अपने साइन लिखे, शादाब का नाम लिख दिया कि भाई उसको पे करो। शादाब ने अब आगे जाके कर दिया, सिर्फ साइन कर दिए, अगले बंदे का नाम नहीं लिखा, इसका मतलब उसने ओपन छोड़ दिया अब इसको। तो सर ऑर्डर से बेरर में, बेरर से ऑर्डर में जाया जा सकता है, ऑर्डर से बेरर में और बेरर से ऑर्डर में जाया जा सकता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर्स का मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा स्पेसिफाई हो गया कि उसको पे करना, दैट इज ऑर्डर। बंदा स्पेसिफाई नहीं है, कोई भी शख्स जिसके पास वो वाला इंस्ट्रूमेंट है वो जाके पैसे ले सकता है,
दैट इज कॉल्ड पेएबल टू बेरर। ठीक है, अब दोबारा जरा इसकी डेफिनेशन को देखें। उसने कह दिया प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज पेएबल टू बेरर विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल और विच ऑन विच दी ओनली, एक ही हुई है इंडोर्समेंट या लास्ट इंडोर्समेंट, या जो भी होती गई हैं आखिरी इंडोर्समेंट जो है। देखो अगर ओनली भी है तो वो भी लास्ट ही होगी ना, मतलब एक ही इंडोर्समेंट अगर हुई है उसकी तो वो पहली भी है और आखिरी भी है। लेकिन वो कहता है कि उसको छोड़ो ओनली को, अगर ज़्यादा भी हो गई हैं लेकिन आखिरी वाली इंडोर्समेंट वो ब्लैंक इंडोर्समेंट है। ब्लैंक का मतलब क्या है, अगले बंदे का नाम नहीं लिखा हुआ, तो अब ये क्या बन चुका है, बेरर इंस्ट्रूमेंट मैं इसको बोलूँगा। फिर उसने कहा इफ़ एन इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू एनी पर्सन हु सो एवर बियर्स इट देन इट इज़ कॉल्ड पेएबल टू बेरर। ये उसने आगे आसान अल्फाज में लिख दिया है। बेरर का मतलब बता दिया, बेरर मीन्स अ पर्सन हु बाय निगोशिएशन कम्स इनटू पोजेशन ऑफ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ पेएबल टू बेरर। उसके बाद निगोशिएट हो के वो चीज़ आई थी। अब निगोशिएशन में फर्स्ट वाली भी हो सकती है और बाद वाली भी हो सकती है। मतलब हो सकता है कि पहली बार ही ज़िंदगी में किसी ने उसको चेक दिया है और कहा तुम ही निकलवा लो भाई, तो पेएबल टू बेरर है। ठीक है, या हो सकता है पहले ऑर्डर वाला था, बाद में हो के आता गया इसके पास, या पहले भी बेरर वाला था अब भी ओपन चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये इसको कहता मैं ये समझ लूंगा। ठीक है, मैं यार मैं इस पर थोड़ी सी बात मज़ीद कर ली जाए, शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये जो उसने ओनली या लास्ट वाली बात की है ना, ये ज़रा देख लेते हैं अच्छे से, ये कॉन्सेप्ट हम भी देख लेते हैं दोबारा। अब आप लोगों ने बताना है, ये देखो, ये अगर हम लिख दें उसके ऊपर पे अजमल ₹10,000, हमने ये लिख दिया भाई, सीधा इधर अभी कुछ यार डेटे शेटे डालो, वो छोड़ो। पे अजमल ₹10,000, भाई ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोल देंगे, नाम आ गया ना बंदे का। ठीक है, अच्छा फिर हम अगर यहाँ पर लिख दें पे टू ऑर्डर, मतलब कि भाई पे करते हुए मेरे से पूछ लेना, जिसको भी देने हुए मैं बता दूंगा ₹10,000, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, ऑर्डर। ठीक है, अच्छा फिर अगर हम यहाँ पे लिख दें भाई पे टू अजमल्स ऑर्डर, अजमल के ऑर्डर को, जिसको अजमल कहेगा उसको पैसे पे कर दो, तो बंदा तो स्पेसिफाई है ना, तो भाई ये भी क्या है, ऑर्डर। मार्कर इंक खत्म हो गई शायद इसकी। अच्छा, या हम और को वही पे टू अजमल और अकरम ₹10,000, तो भाई ये भी क्या है, ऑर्डर है। या हम लिख दें पे टू अजमल एंड अकरम ₹10,000, ये भी ऑर्डर है। ये मेरे हाथ में अब नजर नहीं आना आपको, मैं वैसे आगे बोल देता हूँ, मार्कर तो भी कहाँ पड़ा होगा। अच्छा, ये भाई ऑर्डर हैं सारे। ठीक है, अब वो कहता है कि यही अगर लिखा हो पे टू बियरर ₹10,000, तो फिर वो क्या बन जाएगा, पेएबल टू बियरर। अगर वो कहते हैं पे ₹10,000, कोई नाम नहीं है, फिर भी क्या है, पेएबल टू बियरर है। लेकिन अब अगली बार वो कह रहा है, कहता अगर इंडोर्समेंट हुई हो, इंडोर्समेंट हुई है और आखिरी इंडोर्समेंट या सिर्फ एक इंडोर्समेंट हुई है, वो भी आखिरी है, वो खाली है, अगले बंदे का नाम नहीं है, तो भाई ये क्या है, पेएबल टू बेरर है। अच्छा, अब जरा बात बड़े गौर से समझें, ऑर्डर से बेरर की तरफ जाया जा सकता है। ठीक है, मतलब ऑर्डर में नाम लिखा होता है, इस बंदे, अगले जिस बंदे का नाम था, फॉर एग्जाम्पल अजमल था। ठीक है, अजमल ने भाई इसको ओपन छोड़ दिया साइन करके, अगले बंदे का नाम नहीं लिखा, तो बेरर बन गया वो। बात आई है समझ। इसी तरह हो सकता है कि स्टार्ट में इशू जो था वो बेरर हुआ हो, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था, जिसके पास गया उसने आगे किसी का नाम लिख दिया एंडोर्समेंट करके, तो फिर भी क्या हो गया, ऑर्डर। तो भाई पेएबल टू बेरर, बेरर टू पेएबल टू ऑर्डर, इससे पेएबल टू बेरर बन सकता है, पेएबल टू बेरर से पेएबल टू ऑर्डर बन सकता है इजीली, इसमें कोई मसला नहीं है। जब आप इंडोर्समेंट करोगे और नाम लिख दोगे अगले बंदे का, तो भाई ये ऑर्डर हो गया, ऑर्डर को इंडोर्समेंट होगी। अगर आप इंडोर्समेंट कर रहे हो और अगले बंदे का नाम नहीं लिख रहे,
तो भाई ये क्या हो गया, बेरर हो गया। बात आई है समझ या कोई नहीं आई, आगे होएगी, ठीक है। अच्छा अब उसने कहा एग्जांपल देख लें, जैसे कि पे आज़म और बियरर कहता अगर आपने ये लिखा हुआ है तो भाई ये बियरर ही समझा जाएगा कि आज़म को या जिस किसी के भी पास है। देखो अगर हम रुक जाते हैं ना, बेरर ना लिखते, सिंपल पे आज़म लिखते तो फिर ये ऑर्डर रहना था, लेकिन साथ ही हमने और भी ऑप्शन दे दिया ना यार जिस किसी के पास हो, तो अब ये बेरर चेक है, ठीक है, या बेरर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। फिर हमने सिंपल पे बेरर लिख दिया या लिख दिया पे टू बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, मतलब कोई भी वर्डिंग हो सकती है। एग्जाम्पल देखें, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल टू असलम, असलम इंडोर्सेज इट मेयरली बाय पुटिंग हिज सिग्नेचर ऑन द बैक एंड डिलीवर्स इट टू बाबर विद द इंटेंशन ऑफ निगोशिएटिंग, ठीक है। वो कहता है एक बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ था जो कि पेबल टू असलम था, असलम को पे होना था, ऑर्डर था वो, लेकिन असलम ने भाई अब बाबर के पैसे देने थे, असलम ने सिंपल इंडोर्स किया, सिंपल साइन किए अपने, और कुछ भी आगे नाम नहीं लिखा बाबर शाबर, कुछ भी नहीं लिखा और बाबर को पकड़ा दिया। अब ये क्या बन चुका, पेबल टू बेरर। अब फॉर एग्जाम्पल बाबर से वो गिर जाता है कि किसी और बंदे ने उठाया, क्या कोई और बंदा जाके पैसे निकलवा सकता है? इजीली निकलवा सकता है भाई, इजीली पैसे ले सकता है। क्यों? क्योंकि नाम तो लिखा नहीं हुआ किसको पैसे देने हैं आपने, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी मेड पेएबल टू मोर पेइज जॉइंटली, वो एक से ज़्यादा लोगों को भी कहता है पे किया जा सकता है। और इट मे बी मेड पेएबल इन दी ऑल्टरनेट टू वन ऑफ टू, जैसे हमने पीछे पढ़ा था पे आजम और बाबर, जैसे हम ये देख रहे हैं, ठीक है। पे टू अजमल और अकरम, वो कहता है कि दोनों में से ऑल्टरनेट में भी आप कह सकते हो कि किया जा सकता है, या एक से ज़्यादा लोगों को भी आप कह सकते हो पे किया जा सकता है, ठीक है। एक बड़ी, अब इसमें ये मेरे ख्याल में कल देखेंगे सेक्शन 35, ये आज के लिए अगर आपको हज़म हो जाए ना इंशाल्लाह तो बड़ा बेहतर है। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लेना, आपसे इंतहाई इम्पोर्टेंट है ये वाला जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई हमारी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज जो भी पढ़ा है किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ मस्ट आस्क, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।